हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं द मैथ्स में हम सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉक फॉर्म में। ये सीरीज आपके आगे 2026 में आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें मैथ्स पूछा जाता है सबको टारगेट करेगी। इस सीरीज में हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट भी करना है तो सोचना कैसे है, कैसे कौन सा शॉर्ट मेथड हमें किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए यूज करना है, किस जगह हम कितनी कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ हम आज की क्लास से सीखने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आप कॉपी पेन उठाइए और चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में पीले, बैंगनी और नारंगी मार्बल की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में 16 पीले मार्बल, 18 बैंगनी मार्बल और अज्ञात संख्या में नारंगी मार्बल डाले जाते हैं तो पीले, बैंगनी और नारंगी मार्बल का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। डाले गए नारंगी मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रेशियो कितना है इनका? येलो रेशियो, वायलेट रेशियो, ऑरेंज। 2:3:5 और बाद में कितना हो गया? 4:5:7। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 से कितना हो गया 4, 3 से कितना हो गया 5। क्यों? क्योंकि 16 तो हमने येलो वाले मिलाए और 18 हमने बैंगनी वाले मिलाए। तो हमें इन दोनों का तो पता चल गया कि इसमें 16 मिलाए और इसमें 18 मिलाए। तो हम इनको अगर साइड में लिख लें ऐसे, पहले रेशियो क्या था? 2:3। फिर 16 येलो वाले मिलाए, 18 वॉयलेट वाले मिलाए, तो बाद में कितने हो गए? 4:5। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल। जिन भी स्टूडेंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता क्या होता है तो उनको मैं बता दूं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 2x, इसमें कितने मिलाए हमने? 16। ये वाला क्या है? 3x, इसमें कितने मिलाए हमने? 18। तो रेशियो क्या बन के आ गया? ये रेशियो बन के आ गया 4:5। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पता है तो और भी ज़्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 का डिफरेंस 2। ये नहीं देखना माइनस है कि प्लस है, जो आए डिफरेंस प्लस में लेना हमेशा। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18 चौक 72, 16 पंजे 80, 80 में से 72 गए 8, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया? 8। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 8। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये जो 8 और 12 है, ये एक्चुअल नंबर आ गया येलो बॉल्स का और वायलेट बॉल्स का। ठीक है, तो येलो बॉल्स कितने थे? 8। वायलेट वाले कितने थे? 12। यहाँ पे 4 गुना हो रहा है तो हमें ऑरेंज वाले पता चल के कितने हैं? 5 चौक 20, ऑरेंज वाले हो गए 20। ठीक है, बाद में उसने क्या बोला? 16 हमने येलो वाले मार्बल डाल दिए। तो अगर हमने 16 मार्बल डाल दिए येलो वाले, तो टोटल कितने हो गए? 16 और 8 24, टोटल 24 हो गए। और यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है? 4। तो 4 से ये 24 हो गए, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है रेशियो का? 6 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि येलो वाले कितने हो गए? 24, वायलेट वाले कितने हो गए? 6 पंजे 30। अगर आप देखो तो 12 से 30 हो रहे हैं, 18 ही बढ़ रहे हैं, एकदम ठीक है। 6 सत्ते 42, ऑरेंज वाले कितने हो गए? 42। ठीक है, ऑरेंज वाले हो गए 42, तो 20 से कितने हो गए? 42, कितने बढ़ गए? 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 हमारा आंसर आ गया।
देखिए, हो सकता है मुझे आपको समझाने में यहाँ पर टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझ गए, तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए x इज इक्वल टू √2 प्लस √5 और y इज इक्वल टू √7 प्लस √3। कौन सा बड़ा है? पहली चीज, x इज इक्वल टू, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि √2 की वो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। √5 की कितनी होती है? 2.2। दोनों को जोड़ लिया तो 4 और 2 6, 2 और 1 3। √7 की कितनी होती है? √7 की नहीं पता होगा, लेकिन 700 के पास कौन सा स्क्वायर होता है? 700 के पास होता है 676। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 676 कितने का होता है? 26 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.6, क्योंकि हमने 700 सोचा मन में। और 3 का कितना होता है? 1.7। 6 6 12, 13 का 3 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4। तो इसको जोड़ा तो 3.6 आया, y को जोड़ा तो 4.3 आया। इसका मतलब क्या है हमारा? y x से बड़ा है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक तरीका और है इसको करने का, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो। x इज इक्वल टू √2 प्लस √5, तो x स्क्वायर कितना आ गया? √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? 5 और 2 7 प्लस 2√10। ठीक है, अगर मैं बाई स्क्वायर कर लूँ तो 7 प्लस 3 प्लस 2√21। तो ये कितना आ गया? 7 और 3 10 प्लस 2√21। आप यहाँ पे देखो, 7 से ज़्यादा यहाँ पे भी 10 है और √10 से बड़ा यहाँ पर भी 21 है, तो यहाँ से भी बाई स्क्वायर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब बाई एक्स से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री 1.5 लाख रुपए है। यदि 60 कनिष्ठ कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत मासिक बिक्री 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री क्या है? अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड जो सबसे पहले दिमाग में आएगा वो तो होगा एलिगेशन। एलिगेशन कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल वैल्यू दे दी, दूसरी इंडिविजुअल वैल्यू हमसे पूछी है और यहाँ पर दोनों की मिक्स वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। पहले क्या है? कनिष्ठ कर्मचारी। कनिष्ठ मतलब जूनियर और वरिष्ठ मतलब सीनियर। ठीक है, तो मान लो ये रहे जूनियर, इनकी कितनी है औसत मासिक बिक्री? 1.2। और सीनियर वालों की कितनी है वो पता नहीं, हमें निकालनी है। ठीक है, दोनों की एवरेज कितनी है? 1.5। ठीक है, जूनियर वाले कितने हैं? 60। तो सीनियर वाले कितने हुए? टोटल कितने थे? 120। जूनियर वाले 60, तो सीनियर वाले भी कितने हो गए? 60। दोनों अगर 60 60 हो गए तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1:1। ठीक है, 1:1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, 15 में से 12 गए या 1.5 में से 1.2 गए तो 0.3 आ गया। इसका मतलब एक की वैल्यू 0.3 है। अगर इस एक की वैल्यू 0.3 है तो इस वाले एक की वैल्यू भी 0.3 होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, यहाँ पर इसमें से इसको घटाया है, इसका मतलब इस वाली तरफ में हम इस वाली वैल्यू में से इस वाली को घटाया होगा तब 0.3 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा? जिसमें से हमने 1.5 को घटाया तो 0.3 आया, तो वो क्या होगा? 1.8 होगा। 1.5 प्लस 0.3 कर दिया हमने, 1.8 आ गया। मतलब 1.8 में से हमने 1.5 को घटाया होगा तो 0.3 आया होगा। तो ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दूसरा और आसान मेथड क्या था इस क्वेश्चन को करने का? कनिष्ठ वाले कितने हैं? 60। वरिष्ठ वाले कितने हैं? 60। दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो 1 हो गया कनिष्ठ प्लस 1 हो गया वरिष्ठ, दोनों मिला के कितने हो गए? 2। कनिष्ठ वालों की औसत बिक्री 1.2, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2 से, तो 1.2 इंटू 1 कितना आ गया? 1.2 प्लस इनकी वरिष्ठ वालों की कितनी है हमें बतानी है। मान लिया ए है तो ये आ गया ए इज इक्वल टू, दोनों की मिला के कितनी है पर बंदा मतलब पर पर्सन? 1.5। तो 2 इंटू 1.5 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा? 1.5 दूनी 3। तो अगर 1.2 इधर जाके घट जाए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1.8। ये और भी आसान मेथड था, आप चाहें तो इधर से भी कर सकते थे, आंसर आएगा 1.8
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 80 रुपये पर लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3200 किलोमीटर यात्रा करता है और उसकी कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ठीक, पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण उस आदमी के यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। इससे हमसे पूछा है कि एक आदमी है, वो पहले इतने किलोमीटर जाता था, उसकी बाइक का माइलेज इतना है और तेल का रेट इतना था। ठीक है, अब 5% बढ़ गया तेल का रेट, तो उसका खर्च कितना बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया तो हम तब बताएंगे जब हमें पता हो उसका टोटल खर्च कितना था। तो टोटल खर्च हमें कैसे पता चलेगा, भाई कितने रुपए का लीटर है पेट्रोल, 80 रुपये लीटर। अगर हमें पता चल जाए कि कितना पेट्रोल लग रहा था, तो हमें पता चल जाएगा कि पेट्रोल इतना लग रहा था और 80 रुपये लीटर था, तो इतना खर्च हो रहा था। तो कहाँ से पता चलेगा कितना पेट्रोल लग रहा था। एक चीज देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी चलता है वो, 3200 किलोमीटर, और उसकी कार का माइलेज कितना है, 20 किलोमीटर पर लीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, माइलेज हो गया उसका 20 का। तो आप देखेंगे वो एक महीने में, मतलब हाँ, एक महीने में 3200 किलोमीटर जा रहा है और 1 लीटर में जाता है 20 किलोमीटर। तो एक महीने में उसका टोटल पेट्रोल कितना लग रहा होगा, टोटल पेट्रोल कितना लगेगा उसका, 3200 अपॉन 20 = 160। ठीक है, 160 लीटर उसका टोटल पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल एक्सपेंस कितना होगा भाई, 160 लीटर उसका पेट्रोल लगता है और पेट्रोल की कीमत है 80 रुपये लीटर। तो ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंस। अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप एक चीज देखो, उसने पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई मासिक खर्च में, तो मासिक खर्च उसका इतना था, वृद्धि कितनी हुई, 5% की। तो इसका 5% बढ़ गया, तो वही तो बताना हमें कितना बढ़ा, तो इसका 5% निकाल दो बस। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 पंजे 80, 80 × 8 640। तो आंसर आ गया आपका 640। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने 18 हाई एंड लैपटॉप और कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत से 4 गुना थी। एक लैपटॉप के एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। ठीक, इससे कुल बिल 100% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या था। तो यहां पर देखो, ये हो गया लैपटॉप, ठीक है, ये हो गया डेस्कटॉप। मान लिया 18 हाई एंड लैपटॉप मंगाए, तो ये लैपटॉप हो गए 18। डेस्कटॉप नहीं पता हमें कितने मंगाए, डेस्कटॉप था ए, ये था इनका नंबर का रेशियो। प्राइस का रेशियो कितना था, लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप की कीमत से 4 गुना थी। मतलब अगर इसकी कीमत 1 है तो लैपटॉप की कीमत कितनी है, 4। अब क्या हुआ, एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप, इनकी संख्या आपस में इंटरचेंज हो गई, तो इनके नंबर मतलब क्या हो गया, लैपटॉप तो आ गए ए और डेस्कटॉप आ गए 18। ठीक, तो प्राइस तो इनका सेम ही होगा, लैपटॉप एक 4 का है और डेस्कटॉप एक 1 का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ, 18 चौक 72, 72 के आगे लैपटॉप और डेस्कटॉप कितने के आ गए, A × 1 ए। यहाँ पे 4 A का आ गया लैपटॉप और 18 का आ गया डेस्कटॉप। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इससे क्या हुआ, जो कुल बिल था 100% बढ़ गया। कुल बिल 100% बढ़ गया, मतलब 72 प्लस ए को जब 100% बढ़ गया, मतलब इसका दुगना हो गया। कौन सा बिल, ये वाला बिल, जब गलती हो गई चेंज हो गया, 4A + 18। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, 72 दूनी 144 प्लस 2A = 4A + 18। ये इधर जाके घट गया, तो 2A की वैल्यू कितनी आ गई, 126,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 63। अब हमसे क्या पूछा है, मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का रेशियो। तो कितना रेशियो था, लैपटॉप रेशियो डेस्कटॉप 18 रेशियो ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। एक मेथड तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड क्या होना चाहिए दूसरा मेथड होना चाहिए कि भाई उसने बोला है कि लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप की कीमत की 4 गुना है, और जब ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई तो बिल कितने परसेंट बढ़ गया, 100% बढ़ गया। तो हमने ऑप्शन में हमें क्या दिया है, लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का रेशियो दे दिया। तो अब एक बात बताओ, जब हमें दोनों की संख्या का रेशियो भी मिल गया, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और हमें इसके प्राइस का रेशियो भी पता है कि इसका इतना प्राइस है। तो हम क्या ऑप्शन चेक करके चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे 100% वैल्यू बढ़ रही है, और जहाँ पे 100% वैल्यू हमें बढ़ी हुई दिख गई वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, ऐसे लैपटॉप रेशियो डेस्कटॉप, लैपटॉप रेशियो डेस्कटॉप। इसका प्राइस कितना है, लैपटॉप का 4, डेस्कटॉप का क्या है 1। लैपटॉप का प्राइस है 4, डेस्कटॉप का है 1। मान लिया पहला ऑप्शन उठाया हमने, मतलब लैपटॉप हमने 1 लिया, डेस्कटॉप 2 लिया। तो जब गड़बड़ होगी तो लैपटॉप 2, डेस्कटॉप 1 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या ये 100% बढ़ा, नहीं, नहीं बढ़ा। अगला ऑप्शन उठाओ, ये हो गया 5:2, ये हो गया 2:5। 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 13। 100% बढ़ा, नहीं बढ़ा। थर्ड ऑप्शन उठाओ, 2:1। तो इधर हो जाएगा 1:2। 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6। क्या ये 100% बढ़ा, नहीं। लास्ट ऑप्शन उठाओ, 2:7। इधर जाके हो जाएगा 7:2। 4 दूनी 8 और 7 15, और इधर 7 चौक 28 और 2 30। तो क्या ये 100% बढ़ा, हाँ बिल्कुल 100% बढ़ गया, दुगना हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका पता है या ये वाला मेथड पता है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में बाई ऑप्शन जाना है इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैंडी की दुकान का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल नीली और हरी। लाल कैंडी 3 कैंडी 12 में, तो जो रेड वाली है 3 कैंडी 12 में है, मतलब एक कैंडी 4 की हो गई। नीली कैंडी 4 कैंडी 20 में, 4 कैंडी 20 में मतलब ब्लू वाली एक कैंडी 5 की हो गई। हरी वाली कैंडी 5 कैंडी 25 में, 5 25 में मतलब ग्रीन वाली भी एक 5 की हो गई। ठीक है, खरीदता है वह इन्हें 1:1:2 के रेशो में मिलाता है और सभी मिश्रित कैंडी को 2 कैंडी 12 में बेचता है। 2 कैंडी 12 की है, मतलब एक कैंडी 6 रुपए के हिसाब से उसने बेच दी। अनुमानित लाभ या हानि बताइए। अब आप देखो, ये 4 की है, ये एक 5 की है और ये भी एक 5 की है। ठीक, उसने क्या, लाल वाली एक ली तो कितने रुपए लगे 4, ब्लू वाली एक ली कितने लगे 5, ग्रीन वाली 2 ली तो 5 दूनी 10, कितने रुपए लगे 10। तो 10, 5 15 और 4 19, तो टोटल 19 रुपए की उसने कितनी कैंडी ली, उसे 19 रुपए की कितनी कैंडी मिली, 2 3 4, 4 कैंडी उसे 19 रुपए की मिली। और उसने बेची कितने की, भाई 12 में 2 कैंडी बेची उसने, तो मतलब 24 में 4 कैंडी बेची। तो 4 कैंडी उसे 19 की पड़ी और 4 कैंडी उसने 24 की बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। कितने पे, 19 पे। तो कितने परसेंट हुआ, इंटू 100 कर दो। तो ये कितना होगा, 19 दूनी 38, कितना बचा, 12 बचा, 120 हो गया, 19 छक्का 114, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, 26 पॉइंट समथिंग यहाँ भी है, 26 पॉइंट समथिंग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे लॉस दिया है, उसको लॉस नहीं हुआ। 19 की लाके 24 में बेचा तो 26.32 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार एक वृत्ताकार पथ पर बिंदु x से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु y से चलना शुरू करती है। ठीक है, जो x की दिशा में x से 750 मीटर आगे है, मतलब एक मिनट, ठीक है,
ये हो गया x, यहाँ से मान लो बाई चला, 750 मीटर आगे था, इस तरह से है ना। एसयूवी यहाँ से चली, कार की गति 17 मीटर पर सेकंड, कार की गति है 17 और एसयूवी की गति है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पथ की परिधि 120 किलोमीटर है, तो एसयूवी को पहली बार ओवरटेक करने पर कार ने कितनी दूरी तय की होगी। तो पहली बात तो एसयूवी बिंदु बाई से चली, कितनी दूरी से आगे से चली वो, 750 मीटर आगे थी वो, ठीक है। अब 750 मीटर का उनके बीच दूरी थी, कार की स्पीड थी 17, कार 17 की स्पीड से चल रही थी 17 मीटर पर सेकंड, एसयूवी चल रही थी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कार हर एक सेकंड में कितने मीटर का मार्जिन कम कर रही होगी। ये एक सेकंड में 17 मीटर जा रही है, ये एक सेकंड में 12 मीटर जा रही है। तो कार एक सेकंड में 5 मीटर का मार्जिन कम कर रही है। टोटल मार्जिन उनके बीच कितना है, 750। तो 750 का मार्जिन कम करने में उसको कितनी सेकंड लगेगी। 5 से 750 को डिवाइड किया 150, मतलब ये जो कार है 150 सेकंड में एसयूवी को ओवरटेक कर देगी। अब उसने पूछा है ओवरटेक करने पर कार ने कितनी दूरी तय की। भाई ओवरटेक करने में कार ने 150 सेकंड लिए, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। कितना टाइम लिया उसने, 150 सेकंड, और कितने की स्पीड से, कार की स्पीड कितनी है 17 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी लगी होगी, 0 का 0, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 और 8 25, मतलब टोटल 2550 मीटर की दूरी उसने तय की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x इज इक्वल टू रूट में 3+√5 अपॉन 3 - √5, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 का मान निर्धारित करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता है पहले क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये हो गया 3+√5। अगर ये 3+√5 है और नीचे क्या है 3 - √5, तो 3+√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3+√5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा 3+√5 और 3 - √5, ठीक है। तो ये a+b a- हो गया, a+b a- मतलब 3² - √5 का स्क्वायर, 3 3 9 में से 5 गए 4, ठीक है। तो ये एक तरह से कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये भी यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो मैं ऐसे लिख दूं कि x की वैल्यू आ गई 3+√5/2, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक, समझ में आया। हमें क्या निकालना है, x² माइनस एक्स माइनस 8। तो अगर मैं x² माइनस एक्स निकालूँ तो x² क्या होगा, 3+√5/2 का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab लगा दूँ, 3 3 9 प्लस 5 प्लस 6√5/4 माइनस 3+√5/2, 9 5 14, 14 प्लस 6√5/4 माइनस 3+√5/2। यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 से ये कट जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक। तो ये कितना हो गया 7+3√5/2 माइनस 3+√5/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 2, 7+3√5 माइनस 3 - √5, 7 में से 3 गए 4 और 3 में से √5 गए 2√5, तो 4+2√5/2 या फिर 2+√5, यहाँ से 2 कॉमन लेके मैंने काट दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने -8 छोड़ दिया था, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दें, 2+√5 माइनस 8, तो 2 में से 8 गए -6, तो √5 - 6, ऑप्शन नंबर बी। ये इतनी जो मैंने ये 2 स्टेप लिखे हैं, ये खाली समझाने के लिए लिखे थे आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट अगर इसको स्क्वायर करेंगे 3 3 9 5 14, 14 प्लस 6√5, तो डायरेक्ट यहाँ से इधर भी लिख सकते थे, या यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन लेके काटना था,
तो आप यहाँ से सीधा इधर भी जंप कर सकते थे। ये मैंने जो बीच बीच में स्टेप लिखे हैं ये खाली समझाने के लिए लिखे हैं आपको, इससे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे तो सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना, जहाँ जितना आप स्किप कर सकते हैं वो कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 200 के बीच 7 से विभाज्य सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज क्या है, हमसे पूछा है कि 7 से डिवाइडेड सभी पूर्ण संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो 7 से डिवाइडेड अगर वे सभी संख्या हैं तो उनका एवरेज भी 7 से डिवाइडेड होगा। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, 7 एकम 7, 6 ये डिवाइड नहीं हो रहा, 7 दूनी 14 ये नहीं हो रहा, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 7 एकम 14, 7 अट्ठे 56 ये हो रहा है। मतलब 7 या 21, 4 6 ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हम डायरेक्ट भी ऑप्शन लगा सकते थे, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन सेट नहीं किए, ये ऐसे ही दिए होते क्वेश्चन में। लेकिन अगर उसको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, बेसिक से भी आसान है। आप यहाँ पे देखो 50 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है, 56। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ 7 अट्ठे 56, ठीक है लिख लिया। 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है, तो देख लो 7 दूनी 14 कितना हो गया 6 और 0 तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। मतलब 28वीं संख्या है वो, मतलब 28 सत्ते कितना होता है 196, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है 196 जो 7 से डिवाइड होती है, उसको मैंने लिख लिया 7 इंटू 28। बीच में कौन सी संख्या आएगी 7 इंटू 8, 7 इंटू 9, 7 इंटू 10, 7 इंटू 11, इस तरह से। और लास्ट तक कितना गया 7 इंटू 28 तक, 7 ले लिया मैंने कॉमन, तो संख्याएं कितनी हो गई 8 से लेके 28 तक। क्या पूछा है हमसे, एवरेज पूछा है। अगर हमसे एवरेज पूछा है, एक चीज बता दूं आपको, अगर किन्हीं संख्याओं में बराबर का डिफरेंस चल रहा है, मतलब 2 3 4 5 6, अब मुझसे पूछ लिया कि इन संख्याओं का एवरेज कितना है, तो मैंने देख लिया एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का, एक का। तो मुझे कुछ नहीं करना, पहला और लास्ट डिजिट जोड़ के आधा कर दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 4 और 2, सॉरी 6 और 2 8, 8 का आधा कितना है 4, तो ये इसका होगा क्या होगा एवरेज, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पता है आपको कि 8 होगा, फिर 9 10 11 12 13 इस तरह करके 28 है। तो मैं 28 और 8 को जोड़ के अगर आधा कर दूं तो 28 और 8 कितने होते हैं 36, 36 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 7 इंटू 18 बराबर 126। तो यहाँ से भी आंसर आपका 126 आ गया, ठीक। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक पंखे पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो यहाँ मुझे अंकित मूल्य दिख गया, यहाँ मुझे छूट दिख गया। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे दो चीज दिखती है मैं सीधा CMS लगा देता हूँ। CMS मतलब CP MP SP, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है उसने, एक पंखे पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य, मतलब 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। 60% मतलब 3/5, मतलब उसका CP अगर 5 है तो अंकित कितना करता है वो 8। उसने क्या बोला 20% की छूट देता है, छूट वाले मूल्य पर 10% अतिरिक्त छूट दे रहा है, मतलब 20% की छूट दी, पहले कर दिया उसने 5 से 4, फिर उसने क्या किया 10% की अतिरिक्त छूट दे दी, मतलब 10 से 9 ये दो छूट उसने दे दी। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 और 9 दूनी 18, मतलब ओवरऑल छूट ये हो गई। हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कितनी छूट हुई एग्जैक्ट, हमें पता चल गया इस रेशियो में उसने छूट दी। तो यही तो चाहिए, छूट हमेशा किस पे देता है MP पे। तो इसका मतलब अगर उसका MP 25 था तो दोनों छूट के बाद उसका SP कितना हो गया 18, ठीक है। अब आप देखो MP यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 25, बराबर कर दो, इधर 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 8 से, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 और 18 अट्ठे 144। अब हमारे पास तीनों चीज का रेशियो आ गया। एक बार इन तीनों चीज का रेशियो आ जाए तो हमसे कुछ भी पूछ ले, किस तरह से ही पूछ ले हम निकाल देंगे। उसने क्या बोला, यदि अंतिम मूल्य 3456 है, अंतिम मूल्य मतलब अंत में जिस मूल्य पर बेचा 144 पे, तो ये जो 3456 है ये 144 की वैल्यू है। पूछा है क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है 125, 125, ठीक है। आप देखो ये 4 4 8 और 1 9,
4 3 7, 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 से कट रहा है तो 9 से काट दूं। 9 एकम 9, 16 नंबर 144 और 9 तिया 27 और ये कितना आ गया 7 75, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36। ठीक, अब मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा 16 से कट जाएगा ये, क्यों? 16 दूनी 32, 16 चौका 64, पूरा कट गया। ठीक, तो हमें क्या करना है अब? 125 इंटू 24। तो कित कैसे करेंगे? 24 पंजे 120 का जीरो हंसी लगे 12, 24 दूनी 48 और 12 60 का जीरो हंसी लगे 6, 24 और 6 30। तो आंसर आपका कितना आ गया? 3000। ठीक, नेक्स्ट। 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिल्क रेशियो वाटर 3:2, टोटल कितना हो गया 5, तो 50 है टोटल और रेशियो में कितना है 5, 5 से 50 गया 10 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। तो 3 की वैल्यू आ गई 30, 2 की वैल्यू आ गई 20, तो मतलब 30 लीटर है दूध और 20 लीटर है पानी। तो अनुपात 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? पानी कितना भी मिलाना हो, दूध तो सेम ही रहेगा, पानी मिलाने की बात की है। इसका मतलब दूध रहेगा 30 ही और पानी कुछ ऐसा मिलाना है कि ये जो रेशियो है 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए मतलब मिल्क हो जाए 1 और वाटर हो जाए 2। वाटर हो जाए 2 मतलब मिल्क का दुगना वाटर हो जाए। इसका मतलब अगर मिल्क 30 है तो वाटर कितना हो जाए 60। तो वाटर अगर 60 हो जाए तो 20 से 60 हमें वाटर कितना है, कितना मिलाना है 40। तो ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक टायर की बाहरी त्रिज्या 12 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 8 सेमी है। टायर के क्षेत्रफल पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? मान लिया इस तरह से एक टायर है, ठीक है, ये है 8, 8 हो गया और ये है 12। बाहरी त्रिज्या 12, आंतरिक त्रिज्या है 8, तो टायर का क्षेत्रफल ये होगा। अगर मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूंगा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 12, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 8। तो पाई कॉमन ले लिया मैंने, पाई आगे बाहर। आर स्क्वायर कितना है 144 माइनस आर स्क्वायर कितना है 64। ठीक है, तो 144 में से 64 गया कितना आ गया 0, 14 में से 6 गए 8, 80। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया टायर का क्षेत्रफल, ये आ गया आपका एरिया ऑफ टायर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? बाहरी वृत्त का अनुमान, मतलब पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से अनुमानित अनुपात बताना है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? उसका एरिया कितना आ गया भाई? उसकी रेडियस कितनी है 12, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 12, 12 मतलब 144 हो गया, 144 पाई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? इसका और इसका रेशियो पूछा है। तो 80 पाई रेशियो 144 पाई, पाई से पाई गया, 16 पंजे 80, 16 नम्मा 144, 5:9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि केंद्र ओ पर जीवा ए बी और ए सी द्वारा बनाए गए कोण क्रम से 110 और 130 है। बी ए सी का मान है। तो यहां पर मान लो एक सर्किल है, परफेक्ट तो नहीं है पर मान लो, मानना ही तो है, गोल मान लो इसको। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि केंद्र ओ पर जीवा ए बी और ए सी द्वारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर ए सी है, मतलब ए बीच में है। ठीक है, ए बीच में होगा तो ये हो गया ए बी और ये इधर कहीं होगा इस तरह से ए सी। ठीक है, इस तरह से ए बी भी एक जीवा हो गई, ए बी भी एक जीवा हो गई, ए सी भी एक जीवा हो गई। इन दोनों ने सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया है। ठीक है, कितना बनाया है? ए बी ने बनाया 110, 110 और ए सी ने बनाया है 130, 130। ठीक है, क्या पूछा है? एंगल बी ए सी का मान पूछा है, ये वाला पूछा है कितना होगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, मतलब जिसकी ये भुजाएं बराबर हो, ये भुजाएं बराबर हो,
तो एक सिंपल थ्योरम है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने अगर ये कोण है और इसके सामने ये कोण है तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए बी, तो ये क्या सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल है। ये क्या सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल है। तो ओ ए बी क्या समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बिल्कुल बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। ये वाला एंगल कितना आ गया, 110। तो बचा कितना, 70। अब 70 में से दोनों को बराबर बराबर देना है, मतलब ये 35 होगा, ये 35 होगा। सिमिलरली इसी तरह ये भी तो रेडियस ही हो गई इसकी, तो ये इसके बराबर हो गई, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये तीनों का योग 180 होगा। 180 में से 130 तो ये अकेला ही ले गया, बाकी कितना बचा, 50। 50 में से ये वाला एंगल 25 लेगा, ये वाला एंगल 25 लेगा। हमसे क्या पूछा है, बी ए सी। तो बी ए सी एंगल क्या है, इधर को है 25, सॉरी इधर को है 35 और इधर को है 25। तो टोटल कितना हो गया, 35 प्लस 25, ये हो गया 60। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर, 60 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना है। ये भिन्न है 4/7, 2/5, 5/8 और 4/9 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जैसे 4/7 है, इसको दिमाग में मतलब 4/7 है तो 400/7 सोचो इसको। मान लो 400/7 दिमाग में सोचना। अब क्या लिखा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 पंजे 35, 5 जीरो बच गया, 7 सत्ते 49। ठीक, नेक्स्ट वाला इसको सोचो 200/5, 200/5 तो कितना आ गया, 40। इसको सोचो 500/8। आंखें बंद करके इमेजिन करो, 8 छंग 48, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 62। ठीक है, ये आ गया 4/9, 400/9। तो 9 से 400 को डिवाइड किया, 9 चौक 36, फिर से 4 जीरो, 9 चौक 36। ठीक है, अब आप देख लो बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे छोटा कौन है, 40, 40 वाला कौन है, 2/5। सबसे शुरू में कौन सा आएगा, 2/5। एक ही ऑप्शन दिया 2/5 से शुरू होने वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, 44, 4/9, 4/9। उसके बाद कौन सा था, 57, 4/7, 4/7, 5/8, 5/8। ठीक, नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आप इसको बिना कॉन्सेप्ट के करने जाओगे तो आप क्या करोगे, 17 × 90 करोगे सारी संख्याओं का योग, फिर 7 × 85, फिर 7 अगली वाली 7 का निकालोगे 20% अधिक, फिर उसकी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको घटाओगे। क्वेश्चन में दिया है कि 17 संख्याओं का एवरेज 90 है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज 85 है, और अगली 7 संख्याओं का एवरेज पहली 7 संख्याओं के एवरेज से 20% अधिक है। 15वीं संख्या 16वीं संख्या से 6 अधिक है, 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 4 कम है, तो 15वीं और 16वीं संख्या का एवरेज कितना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, फर्स्ट 7 नंबर्स का एवरेज कितना है, 85। नेक्स्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है, इससे 20% ज़्यादा है, तो 85 का 20%, 85 का 20%, 1/5 कर लो, 17। तो 17 और 85, 17 छक्का 102, इसका एवरेज कितना हो गया, 102। अब आप एक चीज़ देखो, देखने की चीज़ यह है कि एवरेज कितना था, 90। एक तरह से एवरेज का मतलब ये है कि ये जो 17 संख्याएं हैं ना, ये 17 संख्याएं सारी 90 90 90 90 90 90 इस तरह से हैं, तभी सबका एवरेज 90 है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, जो फर्स्ट 7 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 85। तो 85 का मतलब क्या हो गया, ये सारी संख्या एक तरह से 85 85 85 85 है। मतलब हर एक संख्या, हर इस वाली संख्या एवरेज से कितनी कम हो गई, 5। ठीक है, हर एक संख्या एवरेज से कितनी कम हो गई, 5। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 7। तो टोटल ये एवरेज से एवरेज में कितने का घाटा करेंगे, 7 पंजे 35। मतलब पहले जो 7 नंबर्स हैं इनकी वजह से एवरेज में 35 का घाटा होगा। ठीक है, क्योंकि सारी संख्या 90 90 90 होनी चाहिए, लेकिन ये 85 85 85 है, मतलब 5 5 5 का घाटा कर रही है, टोटल 7 नंबर। ठीक है, इनकी वजह से एवरेज में 35 का घाटा हुआ। अगले वाले 7 नंबर अगर आप देखो तो एवरेज कितना है, 90।
लेकिन इन संख्याएं कितनी का एवरेज कितना है 102, मतलब हर एक संख्या 12 का फायदा कर रही है। ठीक है, हर एक संख्या 12 का फायदा कर रही है। टोटल संख्या कितनी है 7, तो 12 सत्ते 84, मतलब जो नेक्स्ट वाले नंबर हैं वो टोटल 84 का फायदा कर रहे हैं, जो ये वाले नंबर हैं ये टोटल 35 का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर इसका नेट फायदा निकाल ले तो कितना होगा, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 3 गए 4, मतलब अभी तक हम 49 के फायदे में हैं। 49 नंबर्स के हम फायदे में हैं इन 14 संख्याओं की वजह से। अब कितनी संख्याएं बची हमारी 3, तो हमारा एवरेज टोटल कितना है 90। एवरेज तो हमारा 90 होना चाहिए, लेकिन अभी हम 49 के फायदे में हैं। इसका मतलब जो अगले वाले 3 नंबर है ना 15, 16, 17, उनको हमें इस 49 नंबर का नुकसान करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा बैलेंस बैठेगा 90 का। क्योंकि हमें मतलब डिफरेंस कितना करना है 0। ठीक है भाई, इसने हमें 35 का घाटा दिया, तो इसने हमें 84 का फायदा दिया, कितना ज्यादा दे दिया हमें 49। तो ये जो 3 नंबर है ना ये हमें अब फिर से 49 का घाटा देंगे, जिससे नेट 0 आ सके। नेट 0 आएगा तभी तो औसत 90 आएगा। ठीक है, तो मान लो ये वाला नंबर भी अगर 90 होता, ये 90 होता, ये 90 होता, तो टोटल कितने होते ये 270। लेकिन इनको क्या करना है, इनको 270 नहीं होना, इनको 270 से 49 कम होना है। ये 270 से 49 कम होंगे ना तब जाके नेट 0 आएगा। तो 270 माइनस 49 कितना आया, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गए 2 और 2 का आ गया 2। इसका मतलब 15, 16 और जो 17th नंबर है उन तीनों का सम 221 है। ठीक, हालांकि एवरेज के हिसाब से 270 होना चाहिए था, लेकिन इन वाले नंबर ने हमें 49 एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसके लिए हमें इनका जोड़ घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों का हमें सम कितना मिल गया 221। खाली इतना दिमाग में सोचना था। हालांकि इसमें भी टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने तो इतना बोल के बोला ना, आपको इतना बोलना थोड़ी पड़ेगा, आपको तो पेपर में सीधा लिखना है। आगे क्या बोला है, 15वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 अधिक है। मान लिया अगर ये ए है तो 15वीं संख्या ए प्लस 6। 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 4 कम है, मतलब अगर ये ए है तो 16वीं संख्या कितनी है ए माइनस 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, 15वीं और 16वीं संख्या का औसत कितना है। पहली बात तो इन तीनों का सम कितना है, ए ए ए 3a प्लस 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 221। ठीक है, 2 इधर जाके घट गया तो 3a इज इक्वल टू 219 और a इज इक्वल टू 3 सत्ते 21, 3 3 9, a की वैल्यू आ गई 73। हमसे पूछा है 15वीं और 16वीं संख्या का एवरेज। 15वीं और 16वीं संख्या अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 2a प्लस 6 में से 4 गए 2। ठीक, इसका एवरेज के लिए दो संख्याओं का एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दिया तो कितना आ गया a प्लस 1। ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 73, 73 प्लस 1 कितना होगा 74, 74। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री ने कुल 1,20,000 की लागत वाले 1500 खिलौने बनाए। ठीक है, उन्होंने 300 खिलौने मुफ्त में बांट दिए, तो 300 उन्होंने मुफ्त में बांट दिए, तो टोटल खिलौने कितने बचे 1200। बाकी खिलौनों पर उन्होंने 150 रुपए प्रति खिलौने के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, और उन्होंने हर 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त भी दिए। ठीक है, यदि सभी खिलौने बांट दिए गए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब आप देखो उन्होंने हर एक खिलौने का मूल्य कितना रखा 150, और उस पर 15% की छूट दी। 15% मतलब 3/20। इसका मतलब जो 150 का खिलौना था उस पे उन्होंने हर एक 20 पे 3 की छूट दे दी। इसका मतलब अब वो कितने में जाएगा 17/20 में जाएगा। लेकिन
उन्होंने हर 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त भी दिए। 12 खरीदने पे 3 मुफ्त दिए। तो जो खिलौने लेने वाला है वो घर कितने लेके गया? खिलौने टोटल 15। घर वो 15 खिलौने लेके गया, उसमें मुफ्त कितने थे? 3। ठीक है, तो 3 पंजे 15 मतलब 1/5। मतलब जो सेकंड छूट है वो छूट है 1/5 की। ठीक है, हर 5 खिलौने पर वो एक खिलौना मुफ्त ले गया, मतलब 1/5 की उसे छूट मिली, मतलब 20% की। तो अगर उसे हर एक 5 पे एक की छूट मिल गई तो उसने पे कितना किया? 4 का पे किया। 5वां उसको फ्री में लिया, इसलिए उसने कितना पे किया? 4 का। टोटल 150 खिलौनों पे। ठीक है, नहीं, टोटल 150 रुपए पे। और टोटल खिलौने थे कितने? 1200, क्योंकि 1500 खिलौने बनाए थे और 1200 ही बचे थे, 300 बांट दिए थे। ये हो गए 1200। ठीक है, ओवरऑल उनकी शुरू में कितनी लागत थी? 1,20,000। तो अब हम इसका रेशियो निकाल ले, कितना होगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से 12 कट गया, कितना बचा इधर? 100। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 15 कट गया 3 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 17 या 51, 51 दूनी 102। मतलब 102 रुपये उसको टोटल मिल गए और 100 रुपये उसकी लागत थी। तो कितने का फायदा हो गया? 2 का। कितने पे? 100 पे। 100 पे जितने का फायदा होता है वही तो प्रतिशत होता है। तो टोटल उसे 2% का हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक पुल की मरम्मत के कारण मार्ग बदल दिया जाता है, जिससे दूरी 25% बढ़ जाती है। यदि रेलगाड़ी को अभी भी 45 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसकी नई औसत गति क्या होनी चाहिए? देखो, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। पहली चीज, पहले भी 45 मिनट थी, अभी भी 45 मिनट लग रही है, तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया कांस्टेंट। मतलब टाइम कांस्टेंट है, टाइम नहीं बदल रहा। टाइम नहीं बदल रहा तो मतलब टाइम कांस्टेंट अगर रखना है और तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ गई, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है और टाइम आपको उतना ही रखना है तो स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी। भाई, आपको सेम टाइम में एक जगह पहुंचना है, मान लो आपको सेम टाइम में 50 किलोमीटर पहुंचना है, ठीक है, लेकिन कोई आपको बोल दे कि उसी टाइम में आपको आप 70 किलोमीटर पहुंचना है, तो पहले 50 किलोमीटर में जितनी स्पीड थी उससे तो बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, तो अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का क्या हुआ? दूरी 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4, मतलब दूरी हो गई 4 से 5। भाई, दूरी 4 से 5 हो गई तो स्पीड भी उसे 4 से 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, टाइम उतना ही रखना है। दूरी, बढ़ी हुई दूरी को उसे उतने ही समय में तय करना है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 4 से 5 करनी पड़ेगी। तो पहले कितनी थी? 160। तो 4 की वैल्यू है 160, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 पंजे 200। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आया तो ऐसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक चीज, दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखो, 160 की स्पीड से जाती है और 45 मिनट में तय करती है। तो 160 जाती है 1 घंटे में, तो 45 मिनट में तय कितनी करेगी? 45 मिनट अगर 60 से डिवाइड कर दो तो घंटा आ गया। 15 से 45, 15 चौका 60, 60 से ये गया 40, मतलब टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब वो बोल रहा है दूरी 25% बढ़ गई। 25% बढ़ गई मतलब 120 कितनी हो गई? 4 से 5, 4 से हो गई 5। ठीक है, 4 से ये गया 3 बार, दूरी कितनी होगी? अब डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? 150। अब इस 150 को 45 मिनट में उसे तय करना है। तो 150 को 45 मिनट में तय करना है, 60 से डिवाइड करना है, लेकिन मैं 60 ऊपर ले गया। ठीक है, 15 से 45, 15 चौका 60, 3 से 150 गया 50 बार, और 50 चौक 200। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो एग्जाम में खाली इतना लिखना है आपको, दिख गया। ये सब तो आपको पता ही है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ाई है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी होगी? 4 से 5। स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 से 5। 4 की वैल्यू 160, 5 की वैल्यू 200।
खाली इस तरह से करना था आपको एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, एक विक्रेता 18 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीदता है, 24 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है और प्रतिदिन 360 रुपये का निश्चित किराया देता है। उसे अपनी कुल लागत पर 20% का लाभ कमाने के लिए एक दिन में कितने पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो उसकी कुल लागत क्या है। एक लागत तो उसकी ये है कि वो 18 रुपये का पेन ला रहा है। दूसरी लागत उसकी क्या है कि 360 रुपये का पर डे उसको किराया देना है। ठीक है, तो पहली चीज वो उसको क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। भाई अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो पहले तो इस पे 20% का लाभ चाहिए होगा पर डे। तो इस पे पर डे 20% कितना होगा, 1/5। ठीक है, तो कितना हो गया, 72। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना होगा, इस पे 72 का लाभ कर, इस मतलब 360 पे 72 का लाभ कमाना होगा। मतलब 360 प्लस 72, 2, 36 और 7, 43। मतलब 432 रुपये तो उसे यहाँ से लेने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या करना होगा, हर एक पेन पे उसे 20% का लाभ लेना है। तो हर एक पेन का 20% कितना होगा, 18 का 20%, 1/5, मतलब 3.6। तो उसे जो पेन है 18 की जगह 21.6 का बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे 20% का लाभ लेना होता तो वो जो पेन 18 का है वो 21.6 का बेचता, तो उसको आराम से 20% का लाभ हो जाता। लेकिन वो एक पेन बेच रहा है 24 रुपए का। ठीक है, तो पेन कितने का बेच रहा है वो, 24 रुपए का। कितने रुपए ज्यादा का बेच रहा है उससे वो, 0.4 22 और 2 24, मतलब 2.4 रुपये ज़्यादा का हर एक पेन बेच रहा है। हालांकि वो 21.6 का बेचता तो उसको 20% का लाभ हो जाता, लेकिन वो 2.4 ज़्यादा का बेच रहा है। क्यों, क्योंकि उसे ये वाले 432 रुपये भी कवर करने हैं। ठीक है, ये जो प्रतिदिन एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, ये वाला खर्चा कवर करने के लिए उसको एक पेन पे 2.4 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं। तो कितने पेन पे ये खर्चा कवर हो जाएगा, तो 432/2.4, ये पॉइंट हटाऊंगा इधर लगा दूंगा 0, तो 24 से ये कटेगा 4, 3 7 2 9, 6 से तो कटेगा, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 से 72 गए, 18 बार 18 नहीं 180। ठीक है, टोटल 180 पेन वो पर डे बेचता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, √x+3 प्लस √x-2 इज इक्वल टू 5। तो x का मान क्या है, तो आप पहले यहाँ देखो। सबसे आसान क्या है, सबसे आसान ये है कि एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लो। 7 x की जगह अगर मैं 7 रखूँ तो 7 3 10 √10 नहीं, 4 रखूँ तो 4 3 7 √7 नहीं, 5 रखूँ तो 5 3 8 √8 बन गया नहीं, 6 रखूँ तो 6 और 3 9, कितना बचा √9 प्लस 6 में से 2 गए 4, √4 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये इसको कर गया सेटिस्फाई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ये इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक लड़का प्रतिदिन सुबह 6 बजे घर से निकलता है और 10 बजे स्कूल पहुंचता है। एक दिन घर से स्कूल तक की कुल दूरी का 25% तय करने के बाद उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। तो वह ठीक 10:45 स्कूल पहुंचा। साइकिल का टायर पंचर होने के बाद उसकी गति में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखो, ये घर हो गया, ये हो गया स्कूल। ठीक, 6 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंचता है, मतलब 4 घंटे लगते हैं, 1 2 3 और 4। भाई 1 घंटा यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 घंटे उसको लगते हैं। अब उसने क्या बोला, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे में टोटल दूरी तय करता है, मतलब ये दूरी भी 25% हो गई, ये दूरी भी 25% हो गई। एक समान गति से जाता होगा, ये 25 हो गई, ये 25 हो गई। उसने क्या बोला, घर से स्कूल तक की दूरी का 25% तय करने के बाद, मतलब यहां तक उसने तय कर लिया। ठीक है, उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब यहाँ पे उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया,
तो ये जो आगे की दूरी बच रही है 75% दूरी, ये वो कितने घंटे में तय करता है? नॉर्मली 3 घंटे में। लेकिन 25% के बाद टायर पंचर हुआ है, मतलब उसे 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटे का मतलब है वो 6 बजे घर से निकला होगा, तो यहाँ पे 7 बजे उसका टायर पंचर हो गया। ठीक है। और जब टायर पंचर हो गया तो वो कितने घंटे में स्कूल पहुंचा? 10:45 पे। मतलब 3 घंटे 45 मिनट उसने ले लिया स्कूल पहुंचने में। ठीक है। नॉर्मली वो कितने लेता है? 3 घंटे। आज उसने कितने ले लिए? 3 घंटे 45 मिनट। या फिर ऐसे लिख दूं, 3 घंटे 15 या 45। मतलब 3 सही 3/4 घंटे, या फिर 4 × 3 = 15/4 घंटे ले लिए उसने। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि साइकिल का टायर पंचर होने के बाद उसकी गति में कितने प्रतिशत की कमी आई? भाई उसकी स्पीड में वही कमी आई होगी जितना उसका टाइम बढ़ा होगा, क्योंकि टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो पहले देखो टाइम, टाइम उसे कितना लगता था पहले? 3। लेकिन अब कितना लग रहा है? 15/4। इतना टाइम लग रहा है। तो स्पीड इसकी उल्टी हो गई होगी। स्पीड मतलब उसकी स्पीड पहले 15/4 होगी, लेकिन बाद में कितनी हो गई होगी? 3। तो ये 4 की इधर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर ये हो गया 15 और 4 थी 12। तो मतलब उसकी जब साइकिल पंचर हो गई तो पहले उसकी स्पीड 15 थी, फिर कितनी हो गई? 12। कितनी घट गई? 3। कितने पे? 15 पे। कितने परसेंट हो गया? 3×5 = 15, 5 से हो गए 20 बार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक पर एक तेज धावक 1 घंटे में एक धीमे धावक को 12 बार पीछे छोड़ता है। यदि धीमे धावक की गति 4 मीटर पर सेकंड है तो तेज धावक की गति क्या है? अब आप एक चीज देखो, 1 आवर मतलब 60 मिनट में उसे उसने 12 बार पीछे छोड़ दिया। 12 बार पीछे छोड़ दिया का मतलब पता क्या है? उसने उसे 12 बार क्रॉस कर लिया 60 मिनट में। पीछे छोड़ दिया मतलब एक यहाँ पे है, दूसरा वाला भागते हुए आया, वो यहाँ पे आ गया, मतलब इसको पीछे छोड़ दिया, मतलब इसको क्रॉस कर लिया एक बार। फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे क्रॉस कर लिया, मतलब इसको दोबारा पीछे छोड़ दिया। 12 बार क्रॉस कर लिया मतलब 12 बार इससे मिला। 60 मिनट में वो 12 बार मिला। इसका मतलब हर एक 5 मिनट में वो एक बार इससे मिलता है। ठीक है। हर 5 मिनट में वो मिलता है इस धावक से। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? 5 मिनट मतलब मैं 300 सेकंड लिख दूं, तो वो 300 सेकंड में इससे एक बार मिलता है। हर 300 सेकंड में एक बार मिलता है। तो धीमे वाले धावक की गति क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। तो वो 300 सेकंड में कितने मीटर चल लेता होगा धीमे वाला? 4 × 300 = 1200। ठीक है। धीमे वाला धावक कितना चल लेता होगा? 1200 मीटर। अब एक चीज समझो, ये दोनों यहाँ पे मिल गए मान लो पहली बार। अब दूसरा वाला चल चला, ये चल गया कितना? 1200। ठीक है। और पहला वाला कितना चला? 1200 तो चला, लेकिन वो इससे वापस आके मिला, एक बार वापस आके मिला, तो ये वाला अगला वाला कितना चल गया? भाई उसका इससे एक चक्कर ज्यादा हो गया 300 का, तभी तो वो इससे आके मिलेगा वापस। भाई ये 1200 चल गया, वो इस उसका इससे एक चक्कर ज्यादा हो गया होगा, तभी तो उसे पीछे से आके पकड़ेगा। तो दूसरा वाला कितना चल गया? 1500। ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा चली हुई डिस्टेंस का वो हो गया रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 4:5। डिस्टेंस का रेशियो 4:5 हो गया। तो टाइम समान है, स्पीड तो एकदम, सॉरी, टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। भाई इसने भी यहाँ से चलना शुरू किया, दूसरे वाले ने भी इधर से चलना शुरू किया, लेकिन पहला वाला भी चल जा रहा, दूसरे वाला भी चलता जा रहा है। पहला वाला भी अपनी मर्जी से चल रहा, दूसरा वाला भी अपनी मर्जी से चल रहा, और घूम के आके पहले वाले को मिल गया। टाइम तो किसी के लिए नहीं रुका ना, कोई बीच में कहीं नहीं रुका, दोनों के लिए टाइम समान रहा। तो टाइम अगर समान रहा तो इसने कितनी डिस्टेंस चली? 4। दूसरे वाले ने कितनी डिस्टेंस चली? 5। तो इन्होंने क्या किस रेशो में डिस्टेंस चली होगी? स्पीड के रेशो में। क्योंकि अगर टाइम समान है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा। तो इसकी स्पीड एक की होगी 4, और जिसने ज़्यादा डिस्टेंस चली है उसकी स्पीड होगी 5। तो धीमे वाले की 4 सच में 4 ही थी, मतलब नॉर्मल वैल्यू। तो इसकी 5 वाले की नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan a इज इक्वल टू 5/12 तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा कितना है? तो tan थीटा की हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, मतलब अगर ये एक ट्राइंगल हो गया तो कितना हो गया 5/12, ये हो गया 5 और ये हो गया 12, ठीक है। तो ये 12, अगर ये 5 हो गया तो ये कितना हो गया 13। 4 sin थीटा, 4 इंटू थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा का मान मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13 प्लस 3 इंटू कोस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 हाइपोटेनस 13, ठीक है। 5 चौक 20 प्लस 12 थी 36, 20 प्लस 36 अपॉन 13, 20 और 36 का कितना हो गया 56 अपॉन 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 57 डिग्री प्लस कोट 33 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस कोट 57 डिग्री। तो आप एक काम करो, इन सब को ना एक में ही बना लो, मैं सबको 57 डिग्री में बना लेता हूँ, ठीक है। tan 57 डिग्री प्लस कोट 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये भी tan 57 डिग्री हो गया, tan 57 डिग्री अपॉन, अगर नीचे देखो tan 33 डिग्री मतलब कोट 57 डिग्री प्लस कोट 57 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 tan 57 डिग्री अपॉन 2 इंटू कोट 57 डिग्री होगा, लेकिन मैं उसको 1 अपॉन tan 57 डिग्री लिख रहा हूँ, tan 57 डिग्री, 2 से 2 कट गया, ये tan ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा आंसर tan स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। tan स्क्वायर 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक विभाग में 8 कर्मचारियों का औसत वेतन 50,000 है, ठीक है। 2 कर्मचारी क्रम से 45,000 और 55,000 रुपए का वेतन कमाते हुए नौकरी छोड़ देते हैं, शेष कर्मचारियों का औसत नया औसत वेतन कितना होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक एवरेज का क्वेश्चन किया था, तो आप एक चीज ध्यान से देखो, एवरेज वेतन कितना था 50,000 8 कर्मचारियों का, मतलब इसका भी 50 उसका भी 50 50 50 50 सबका बराबर था। 2 कर्मचारी छोड़ के चले गए, जो एक कर्मचारी छोड़ के गया इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, मतलब ये 5,000 कम वाला छोड़ के गया, ठीक। दूसरा वाला जो छोड़ के गया इसकी वजह से क्या डिफरेंस आया, मतलब ये 5,000 ज्यादा वाला छोड़ के गया। तो आप देखो कि यहाँ से 5,000 ज्यादा वाला छोड़ के गया, यहाँ से 5,000 कम वाला छोड़ के गया, तो ओवरऑल 5,000 से 5,000 कैंसिल हो गया, मतलब नेट जीरो फर्क पड़ा, एवरेज पे जीरो फर्क पड़ा। भाई अगर ओनली ये छोड़ के जाता तो भाई 5,000 के फर्क पड़ता, ये छोड़ के जाता तो 5,000 का फर्क पड़ता, लेकिन ये 5,000 कम वाला था, ये 5,000 ज्यादा वाला था, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मतलब पहले भी 50 था और अभी भी एवरेज कितना होगा 50, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे पेन उठाने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन भी है। 198 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, ठीक है। पहले मिश्रण में से 36 लीटर निकालकर इसकी जगह पानी मिला दिया, फिर मिश्रण में से 44 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देखो, चीज ये देखनी है कि पहले क्या था, 36 लीटर निकाला उसकी जगह पानी मिला दिया, उतना मिला दिया, ठीक है। फिर 44 निकाला उसकी जगह उतना पानी मिला दिया, इसका मतलब लास्ट में भी जो मिश्रण रहा उसकी क्वांटिटी 198 है। पूछा है अंत में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। आप यहाँ देखो, दूध और पानी का अनुपात अगर क्या 9:16 हो सकता है, 9:16 25, क्या इसको पूरा पूरा कट रहा है, नहीं। 25:44, 5 4 9, 4 और 2 6, 69, 69 इसे पूरा कट रहा है, नहीं। 9 और 5 14, 14 198 को पूरा कट रहा है, नहीं। 35 और 64, 5 4 9 6 3 9, 99, 99 से पूरा कट रहा है 198, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि ऑप्शन ए हो सकता है। अगर कहीं पॉइंटों में या फ्रैक्शन में नहीं गया कुछ, तो 99% चांस है कि ऑप्शन ए होगा।
और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आपको रिस्क लेना है, तो ऑप्शन ए आंख बंद करके लगा के आ जाना, ठीक। 99% चांस है कि सही हो जाएगा बिना करें। आप करेंगे कैसे? अब आप देखो, 198 लीटर था, 198, 36 निकाल दिया, -36, 8 में से 6 गए 2, 19 में से 3 गए 16, ठीक है। अब इस 162 में क्या है? मिल्क रेशियो, वाटर का रेशियो कितना है? 5:4 है, ठीक है। मिल्क रेशियो, वाटर का रेशियो 5:4 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 5 4 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे? 162। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 18, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 18। अब आप एक चीज देखो, 162 के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो उन्होंने क्या किया? 36 लीटर निकाल लिया। तो ये तो निकालने के बाद का ही हमने रेशियो लिया है, 36 लीटर निकालने के बाद भी तो रेशियो 5:4 ही होगा, और हमने इसको कंपेयर ही 162 से किया है निकालने के बाद, ठीक है। निकालने के बाद हमने उसकी जगह पानी मिला दिया, हमने 36 लीटर पानी मिला दिया। अब 36 लीटर पानी मिलाया है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 36। तो भाई 36 लीटर की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट। इसका मतलब हमने 2 यूनिट पानी मिला दिया। तो अब रेशियो कितना हो गया? 5:6, ठीक है भाई। अब रेशियो 5:6 हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब फिर से ऐसे ही करते हैं। अब 36 लीटर पानी मिला दिया, वापस से मिश्रण 198 हो गया। अब इन्होंने क्या किया? 44 लीटर निकाल लिया। तो 198 में से 44 गया, तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गए 5, 154 लीटर बचा। अब 154 लीटर कितने की वैल्यू हो गई? 154 लीटर वैल्यू हो गई 6 और 5 11 की। तो 154 लीटर 11 की वैल्यू हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11 एकम 11, 11 चौक 44। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 44 लीटर, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 14, मतलब 14 लीटर की होगी 1 यूनिट। अब उसने क्या किया? 44 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया, मतलब 44 लीटर पानी मिला दिया, मतलब 14 लीटर की वैल्यू अगर 1 यूनिट थी, तो 44 लीटर की वैल्यू कितने यूनिट होगी? 1/14 इंटू 44, 44 लीटर की वैल्यू इतने यूनिट हो जाएगी। ये मैं यूनिट में क्यों निकाल रहा हूँ? अब मैं ये यूनिट में इसलिए निकाल रहा हूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ दूंगा, मुझे रेशियो निकालने की अलग से जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट मैं इसको 6 में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 लीटर की वैल्यू होगी 22/7 यूनिट। तो उन्होंने 22/7 यूनिट पानी दोबारा मिला दिया, मतलब 6 में अगर 22/7 मिलाया तो 5:6 प्लस 22/7, मतलब 5 6 7 42, 42 और 22 कितना हो गया? 64/7। इस 7 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो आ गया 35:64। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब वही देखो, ऑप्शन नंबर ए ही आया, हमने शुरू में ऑप्शन नंबर ए ही गेस किया था। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का आसान मेथड। आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही करना है, जो भी मिश्रण डालना है उसको यूनिट में कन्वर्ट करके डालो, ना कि पहले रेशियो में, इसको रेशियो में डिवाइड करो, फिर इसको निकालो, फिर वापस डालो, ऐसे नहीं करना। निकालने के बाद ही इस रेशियो में बांटो मिश्रण को, और ये जो जितना निकाला है इसको यूनिट में ही कन्वर्ट करके हमें डालना है, ठीक है। तो ये था हमारा द मैथ मैम सीरीज का लेक्चर 1। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और हो सकता है मुझे इस क्लास में थोड़ा टाइम लगा हो, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लैरिटी से आपको बताया है, और जहाँ जहाँ पे जैसे कैलकुलेशन आपको करनी थी मैंने उस तरह से बताया है। लेकिन अगर आपने इस क्लास को ध्यान से किया है, तो आपको इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है वो एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट ध्यान से सीख लिया, तो हो सकता है आपको उतना टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में जितना मुझे यहाँ पे लगा है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एक एक बारीक बारीक छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आपको वहाँ पे किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, आपको तो सीधा दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। और अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो,
तो कमेंट जरूर करना कि किस क्वेश्चन में डाउट हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो डाउट सोल्व करने की। ठीक, तो अभी आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।